हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेटकॉर 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? हेट्रोन्यूक्लियर थ्रू बॉन्ड कोरिलेशन मेथड। तो जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेंड, हेट्रोन्यूक्लियर इट मीन्स अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कार्बन 13 एंड हाइड्रोजन के बीच में कोरिलेशन को समझना है तो इसके लिए हम लोग हेटकॉर 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद देखिए थ्रू बॉन्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ? और स्पेशली हम लोग उन कार्बन एंड हाइड्रोजन को टारगेट करते हैं या वो कार्बन एंड हाइड्रोजन हमें हेटकॉर 2D NMR स्पेक्ट्रा देता है जो 1J कपलिंग शो करता है। इट मीन्स इनके बीच में सिंगल बॉन्ड इस तरीके से होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए कार्बन एंड हाइड्रोजन, तभी ये हेटकॉर 2D NMR स्पेक्ट्रा हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसलिए इस टेक्निक को हम लोग कह देते हैं हाइड्रोजन 1 कार्बन 13 कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, भी हम लोग इस टेक्निक को कह देते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए हेट्रोन्यूक्लियर थ्रू बॉन्ड कोरिलेशन हेटकॉर मेथड, या फिर इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट कोरिलेट्स कार्बन 13 न्यूक्लियाई विथ डायरेक्टली कपल्ड प्रोटॉन, है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से डायरेक्टली अटैच कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी ये हेटकॉर 2D NMR स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए दिस वन बॉन्ड 1J कपलिंग, है ना, इसमें हम लोगों को कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में 1J कपलिंग देखने को मिलता है। इन एन आइडियल एक्सपेरिमेंट द कार्बन रेजोनेंस शुड बी सिंगलेट्स रदर देन मल्टीप्लेट्स, है ना। और इसमें जो हमें कार्बन के लिए जो सिग्नल या स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है वो सिंगलेट देखने को मिलता है, मल्टीप्लेट्स देखने को नहीं मिलता। ये क्यों ऐसा होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग हेटकॉर 2D NMR स्पेक्ट्रा जब हम लोग इंटरसेप्ट करेंगे तब। अब इसके बाद देखिए वाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक, है ना, इस टेक्निक का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं हेटकॉर 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का। तो जैसे कि हमें पता है इसमें हम लोगों को कार्बन 13 एंड हाइड्रोजन के बीच में कोरिलेशन हमें पता चलता है किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, है ना। तो इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस मॉलिक्यूल के बारे में पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल किसके साथ कोरिलेट कर रहा है, कौन सा कार्बन 13 जो है वो हाइड्रोजन के साथ कोरिलेशन में है, ये चीज़ हमें पता चलता है। इससे हमें और भी जानकारी मिलता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक, उसके बाद आगे देखिए दिस विल मीन्स दैट वी गॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी मॉलिक्यूल, है ना। तो इससे हमें मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है इस कारण से, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए पल्स सीक्वेंस फॉर हेटकॉर एक्सपेरिमेंट। अब क्योंकि हम लोग हेटकॉर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है उसे हम लोग 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 बार रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी पल्स को सैंपल के न्यूक्लियाई में फॉल कराते हैं 0 टू 5 माइक्रोसेकेंड के ड्यूरेशन में। तो इससे हमें 2 बार इस तरीके से सिग्नल देखने को मिलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं FID। और इसे हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम की मदद से इस तरीके से फ्रिक्वेंसी के टर्म में चेंज करते हैं या 2D स्पेक्ट्रा के फॉर्म में इसे चेंज करते हैं जी। ये होता है 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हम पढ़ रहे हैं हेटकॉर 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हम लोग 2 बार रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स तो डालेंगे, पर इसमें हम लोगों को कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों का ही स्पेक्ट्रा चाहिए या दोनों न्यूक्लियाई में हमें रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी पल्स अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए किस किस तरीके से हम लोग पल्स सीक्वेंस हम लोग इसमें न्यूक्लियाई में फॉल कराते हैं, जो हाइड्रोजन एंड कार्बन न्यूक्लियाई है उसमें, वो चीज़ इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इसमें है F1 एक्सिस। इस एक्सिस में हम लोग प्रोटॉन से जो सिग्नल मिलता है इस एक्सिस में हम लोग रखते हैं, और F2 एक्सिस में हम लोग रखते हैं जो कार्बन 13 से जो हमें सिग्नल स्पेक्ट्रम मिलता है उससे हम लोग रखते हैं F2 एक्सिस में। कुछ इस तरीके से देखिए F2 एक्सिस में हम लोगों ने, ये हमारा है F2 एक्सिस, इसमें हम लोगों ने कार्बन 13 से जो हमें सिग्नल या स्पेक्ट्रम मिला उसे हम लोग F2 एक्सिस में इस तरह से रखे, और F1 एक्सिस में हम लोगों ने हाइड्रोजन या प्रोटॉन से जो हमें सिग्नल मिला है वो इस तरीके से रखते हैं F1 एक्सिस में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए बोथ कार्बन 13 एंड 1H फ्रिक्वेंसी आर पल्स इन टेंडेम, है ना। इसका क्या मतलब हुआ ये आगे देखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब हम लोग इसमें π/2 यानी कि 90 डिग्री रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में फॉल कराते हैं ये T1 टाइम में, उसके बाद हम लोग सेकेंड टाइम इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को फॉल कराते हैं। इसके बाद जब हमें एक्वाइरेशन करना होता है
उस समय हम लोग इसमें डीकपलिंग अप्लाई कर देते हैं। और कौन सा डीकपलिंग अप्लाई कर देते हैं? ब्रॉडबैंड डीकपलिंग इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो इससे ब्रॉडबैंड डीकपलिंग मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर करा है। तो इसमें क्या होता है, ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होने से रोकता है ना। तो इसमें हम लोगों को हाइड्रोजन का सिग्नल मिलना था, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि इस तरीके से कोई हमें मल्टीप्लेयर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ब्रॉडबैंड सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। ब्रॉड मतलब कि इनमें जो सिग्नल मिलता है वो दूर दूर में प्रेजेंट होता है, यही होता है ब्रॉडबैंड डीकपलिंग। तो इसमें हम लोगों को इस तरीके से सिग्नल देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, जब हम लोग कार्बन 13 में हम लोग रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी पल्स को फॉलो कराते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों को फर्स्ट स्टेप को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। उसके बाद हम लोग इसमें π/2 यानी कि 90 डिग्री रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी पल्स को हम लोग फॉलो कराते हैं। उसके बाद इसका जो सिग्नल जो हमें मिलता है या स्पेक्ट्रा जो मिलता है उसका हम लोग एक्वायरेशन करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस थ्योरी पोर्शन के जरिए से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, इस हेडक्वार 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और ग्राफ को भी इंटरसेप्ट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल एथाइल टू ब्यूटेनोएट का। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर है ये इस तरीके से सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। इसको मैं इस तरीके से नंबरिंग कर देता हूँ, A, B, C, T, E एंड F। अब आप लोग देख पा रहे होंगे इस C वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए ये जो कार्बन है ये हमें हेडक्वार 2D NMR स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट। तो देखिए, कार्बन 13 के लिए पहले देखिए, ये जो A नंबर वाला जो कार्बन है उसके लिए जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो 14.2 आता है, B वाले के लिए 61.4, C वाले के लिए 66.5 आता है। लेकिन ये हमें हेडक्वार 2D NMR स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करता। इसके बाद देखिए, D के लिए हमारा केमिकल शिफ्ट वैल्यू है 122.6, E के लिए है 144.4, F के लिए है 18.6। इसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए भी केमिकल शिफ्ट वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब देखिए कि हम लोग 2D NMR स्पेक्ट्रा या हेडक्वार 2D NMR स्पेक्ट्रा किस तरीके से इंटरसेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये है हमारा है F2 एक्सिस और ये है हमारा है F1 एक्सिस। तो जैसे कि हम लोगों को केमिकल शिफ्ट वैल्यू गिवन है इन कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पर हम लोगों ने वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। जैसे कि A के लिए क्या था, है ना, हाइड्रोजन A के लिए क्या था 1.3, B के लिए क्या था 4.2, C के लिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी केमिकल शिफ्ट वैल्यू नहीं लिखा है। और D के लिए क्या है 5.8, तो ये हमारा है 5.8। F के लिए 1.7 और E के लिए क्या है 6.9, राइट। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी कार्बन 13 के लिए भी केमिकल शिफ्ट वैल्यू गिवन है। तो A के लिए क्या है 14.2, तो 14.2 ये 10 हो गया और 14.2 इसके आसपास आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या आ गया हमारा 14.2। उसके बाद क्या है B के लिए क्या है 61.4, तो 61.4 यहाँ से इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं। और C के लिए हम लोगों ने केमिकल शिफ्ट वैल्यू नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और हम लोगों को पता है 1J कपलिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने नहीं लिखा है। अब जो भी वैल्यू आया फ्रेंड केमिकल शिफ्ट वैल्यू इस तरीके से हम लोग लिख दिया और उसके बाद मिलाकर देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा कार्बन A है और हाइड्रोजन A है वो यहाँ पर इस तरीके से कोरिलेशन में है। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन F और कार्बन F भी कोरिलेशन में है। तो जो भी कार्बन एंड हाइड्रोजन कोरिलेशन में है इस तरीके से हम लोगों को क्रॉस पिक देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का हेडक्वार 2D NMR स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं। तो ये था फ्रेंड हेडक्वार 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।